हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे शॉर्ट में हम CFT कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझा जा सकता है, इस सिद्धांत को मूल रूप से आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पड़ा। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक हैंसवर्थ और जॉन वॉन लिक द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत संकुलों में धातु लिगेंड बंध की व्याख्या करता है। नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स? संकुल क्या है? ये यौगिक धातु परमाणु और लिगेंड के संयोग से बनते हैं, जहां पर धातु परमाणु सामान्यतया संक्रमण धातु होते हैं, क्योंकि इनके पास अपूर्ण डी कक्षक पाए जाते हैं। संकुल यौगिक विलयन में अपने अस्तित्व को नहीं खोते हैं, अर्थात संकुल यौगिक विलयन रूप में भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हैं। नाउ द सेकेंड टर्म इज लिगेंड। व्हाट इज अ लिगेंड? लिगेंड क्या होते हैं? ये ऋणावेशित स्पीसीज या उदासीन अणु होते हैं जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त पाया जाता है, जिसे ये धातु परमाणु को दान करते हैं। कुछ ऐसे लिगेंड भी होते हैं जिनके पास पाई बंधन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये लिगेंड वो हैं जो दाता व ग्राही दोनों ही प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि इनके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ रिक्त पाई कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। इन्हें पाई ग्राही लिगेंड के नाम से जाना जाता है। उदाहरण है CO, NO इत्यादि। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार लिगेंडों को बिंदु आवेशों के रूप में माना जाता है, पॉइंट चार्जेस। और यदि लिगेंड उदासीन है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, लिगेंड यदि उदासीन अणु है तो उसे बिंदु द्विध्रुव की तरह माना जाता है। द्विध्रुवीय लिगेंड धातु परमाणु की ओर ऋण आवेशित किनारे की ओर से अप्रोच करता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत संकुलों में सहसंयोजक बंध को नहीं मानता है। यह कक्षकों का अतिव्यापन या इलेक्ट्रॉन के साझे जैसा कुछ भी नहीं होता है, और धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य बंधन विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से स्थिर विद्युत आकर्षण होता है। लिगेंड को बिंदु आवेश के रूप में मानने पर वहां दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। प्रथम है धातु धनायन और लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, और दूसरा धातु के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल। और यही प्रतिकर्षण बल धातु परमाणु के विपाटन का कारण होता है। CFT के अनुसार संकुल तब बनते हैं जब केंद्र में स्थित धातु परमाणु वैद्युतीय आकर्षण से लिगेंड के परमाणु को अपनी तरफ खींचता है। धातु परमाणु केंद्र में है और लिगेंड को अपनी ओर खींच रहा है। ये दिखा रहा है स्थिर विद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एक पृथक परमाणु में सभी डी कक्षक डीजनरेट या समभ्रंश होते हैं। समभ्रंश का अर्थ होता है सभी डी कक्षक समान ऊर्जा के हैं, परंतु लिगेंड के प्रभाव में ये कक्षक समभ्रंश नहीं रह पाते। यदि हम एक काल्पनिक स्थिति पर विचार करें जिसमें सभी डी कक्षक एक सममित गोले के रूप के लिगेंड क्षेत्र में स्थित हों, अर्थात सभी लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु की ओर अप्रोच कर रहे हैं वे सभी डी कक्षकों से समान दूरी पर स्थित हों, तब सभी पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो हैं वह लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित होते हैं। इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। ये सभी पांचों डी कक्षक, यहाँ हम देख सकते हैं, ये सभी पांचों डी कक्षक स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड की उपस्थिति के कारण उच्च ऊर्जा स्तर पर प्रोन्नत हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये समभ्रंश हैं।
ये तो डी और ऑर्बिटल्स दिखाएं फ्री मेटल एटम में, और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने जो एक कंसीडर करी है स्फेरिकल सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड के अंतर्गत, क्योंकि सममित गोलेनुमा लिगेंड क्षेत्र जो कि एक काल्पनिक स्थिति हमने मानी है में सारे डी कक्षक के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन समान प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि डी कक्षकों का विपाटन जो है अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है। द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। अब हम अष्टफल की व्यवस्था में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पर विचार करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम डी कक्षकों की आकृति के बारे में अच्छी तरह से जान लें। जैसा कि हम जानते हैं 5 तरह के डी कक्षक होते हैं: dx² - y², dz², dxz, dyz एंड dxy। कक्षकों की पालियों के निर्देशांक के संदर्भ में अभिविन्यास के आधार पर डी कक्षकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वे कक्षक जो अपनी पालियां अक्षों के साथ रखते हैं, ये अक्षीय कक्षक कहलाते हैं। Means lobe along the axis. The orbitals which have their lobes along the axis, they are known as the axial orbitals, and they are dz² and dx² minus y². And according to the group theory, they named as EG orbitals. And the second type of orbitals are orbitals whose lobes lies between the axes. They are known as the non-axial orbitals and named as T2G orbitals. हाँ, समूह सिद्धांत के अनुसार हमने इन्हें फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, EG ऑर्बिटल कहा गया है। E means what does it means, है ना? E means doubly degenerate. What does E stands for? E stands for doubly degenerate, means 2 orbitals of equivalent energy, यानी 2 कक्षक समान ऊर्जा के। And what is G? G stands for gyrate, means center of symmetry is present. केंद्र की सममिति वहां पर उपस्थित है। अच्छा, दूसरे प्रकार के कक्षक वे हैं जिनकी पालियां अक्षों के मध्य में अभिविन्यसित हैं और जो अक्षों के साथ क्या कर रहे हैं, 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये नॉन एक्सियल, अनअक्षीय या गैर अक्षीय कक्षक कहलाते हैं और समूह सिद्धांत के अनुसार इनको T2G कक्षक कहते हैं। T2G orbitals. What is T? T stands for triply degenerate set, means 3 orbitals of equivalent energy, यानी 3 कक्षक समान ऊर्जा के। G stands for gyrate, that is center of symmetry is present, या केंद्र की सममिति की उपस्थिति। And 2 stands for asymmetrical to the plane of symmetry, sigma v, सममिति तल के असममित। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि dz² कक्षकों के संदर्भ में पालियां z अक्ष के साथ अभिविन्यसित हैं। यहाँ पे आसानी से देखा जा सकता है dz², ये dz² कक्षक है और z अक्ष के अलोंग ये इसकी पालियां अभिविन्यसित दिखाई दे रही हैं। dx² माइनस y² के केस में पालियां x अक्ष और y अक्ष पर अभिविन्यसित रहती हैं। सममिति के अनुसार dz² और dx² माइनस y² क्या कहलाते हैं, EG कक्षक कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के कक्षक ये हैं dxy, dxz और dyz। हमने देखा है इनकी पालियां जो हैं वो अक्षों के मध्य में स्थित हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम अच्छे से, हम देख सकते हैं कि अष्टफल की व्यवस्था के केंद्र में धातु परमाणु उपस्थित है जो कि 6 लिगेंड से घिरा हुआ है। यहाँ देखा जा सकता है, इस चित्र में हम आसानी से देख सकते हैं कि ये एक अष्टफल की व्यवस्था है
जिसके केंद्र में धातु परमाणु उपस्थित है और ये 6 लिगेंडों से घिरा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये कैसी सिचुएशन है? एक अष्टफलकीय व्यवस्था है। यह फिगर दिखा रहा है कि 6 लिगेंड अष्टफलकीय व्यवस्था में x, y और z अक्ष पर dx² - y² व dz² कक्षकों की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। हम यह मान लेते हैं कि तीनों अक्षों पर लिगेंड अक्ष के दोनों सिरों से धातु परमाणु की ओर, यहाँ पे देख सकते हैं ये dz² है, ये dx² - y² है और ये धातु परमाणु के दोनों अक्षों के दोनों सिरों से लिगेंड जो है धातु परमाणु की ओर अप्रोच कर रहा है। ये यहाँ पे इस साइड से और ये इस साइड से। धातु परमाणु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक बिंदु आवेशों या लिगेंड के द्विध्रुव के ऋणात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ हम स्पष्ट देख सकते हैं कि दो Eg ऑर्बिटल्स जो कि dx² - y² और dz² कक्षकों की पालियां अप्रोच करने वाले लिगेंड के सीधे ही रास्ते में पड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ you can see it clearly means lobes of two Eg orbitals lies directly in the path of approaching ligand। अतः इन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे, जबकि T2G ऑर्बिटल्स जिनकी पालियां यहाँ हम नेक्स्ट स्लाइड में आसानी से देख सकते हैं, ये T2G कक्षक हैं और ये अप्रोचिंग लिगेंड की सिचुएशन यहाँ दिखाई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि T2G ऑर्बिटल्स जिनकी पालियां अप्रोचिंग लिगेंड के बीच के रास्ते में पड़ती हैं, T2G orbitals whose orbitals lies in space between the path of approaching ligand। ठीक है, ये लिगेंड है और इनके ये पालियां हैं और इसके बीच में ये लिगेंड अप्रोच कर रहा है। इन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कम प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे, किसकी तुलना में? Eg कक्षकों की तुलना में। 5D कक्षक जो कि मुक्त धात्विक आयन में क्या है, मूल रूप से संभ्रंश होते हैं। मुक्त धात्विक आयन में संभ्रंश, वो हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे आइसोलेटेड एटम दिखाया गया है जिसके 5 डी कक्षक कैसे हैं, मूल रूप से संभ्रंश हैं और अप्रोच करने वाले लिगेंड के प्रभाव में ये 5D कक्षक 2 स्तरों में विपाटित हो जाते हैं। पहला स्तर है T2G स्तर जो कि ट्रिपली डिजेनरेट है 1, 2 एंड 3 और निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं। दूसरा पार्ट है Eg स्तर जो डबली डिजेनरेट है 1 एंड 2 और यह उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं। यानी कि लिगेंड की उपस्थिति 5D कक्षकों की संभ्रंशता को क्या करती है? नष्ट कर देती है। जो कक्षक लिगेंड के अधिक निकट होते हैं वे अधिक बल से प्रतिकर्षित होंगे और अधिक प्रतिकर्षित होने वाले कक्षक अन्य कक्षकों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा के हो जाते हैं। धातु कक्षकों का यह विभाजन चूंकि लिगेंड फील्ड के कारण होता है, इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं तथा विपाटित कक्षकों के मध्य ऊर्जा के अंतर को, ये ऊर्जा का अंतर डेल्टा O से इसे प्रदर्शित करते हैं या 10dq, डेल्टा O या 10dq से इसे प्रदर्शित किया जाता है। O stands for what? O stands for octahedral और यही CFT की मूल अवधारणा है। Now to sum up, crystal field splitting, the separation of 5D orbitals of the metal ion into two sets having different energies is called crystal field splitting. This makes the basis of CFT. Delta O known as crystal field splitting for octahedral complex. This energy differences arise because of the difference in electrostatic field exerted by the ligands
on T2G and EG sets of orbitals of metal atom. आशा है आपको समझ में आया होगा. Now I end up with this one and thanks.